हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिल्टर्स। तो सबसे पहले हमने पावर सप्लाई में बात की रेक्टिफायर्स की। रेक्टिफायर में हमने डिस्कस किया हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने बात की सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर की। ओके, सो जो रेक्टिफायर का आउटपुट है पावर सप्लाई के अंदर वो है पल्सेटिंग डीसी। Pulsating DC having the combination of AC component and DC component. Okay, and हम जानते हैं कि purpose of power supply क्या है? To eliminate the AC component and generate the DC voltage corresponding to the applied AC input. So definitely हमें इस pulsating DC में से जो AC component है उसे filter करना पड़ेगा। यानी कि AC और DC component में बेसिक जो डिफरेंस की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो डीसी कंपोनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है और जो एसी कंपोनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है। दैट कुड बी एनी रेंज ऑफ द वैल्यू अकॉर्डिंगली। ओके, सो हमें ऑब्वियसली यहां पर एक ऐसा फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहिए जो कि डीसी को क्या कर दे, पास कर दे, और एसी को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। यानी कि पावर सप्लाई में हम जो फिल्टर की बात कर रहे हैं उसका पर्पस है टू ब्लॉक द एसी एंड टू अलाउ द डीसी। ओके, तो फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो भेजा जाएगा रेगुलेटर्स पर और इस तरह से पूरी पावर सप्लाई यहां पर इंप्लीमेंट होती है। ओके, सो इस टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बात कर लूं ब्रांच वाइज एनालिसिस की। तो ये जो टॉपिक अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं फिल्टर्स, इसमें हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ इन द सेंस सिर्फ हम डेफिनेशन की बात करेंगे और उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ज़्यादा फॉर्मूलेज, कैलकुलेशंस, वेवफॉर्म्स इन सब की बात नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंडक्टर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, एलसी फिल्टर, सीएलसी फिल्टर। ओके, बहुत डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर बस, और ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, और सिर्फ एनालिसिस कैसे ये काम करेगा, फिल्टरिंग एक्शन कैसे होगा। तो ये जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे ये ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन तीनों के स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। एक एक्स्ट्रा सेक्शन और है कैपेसिटर फिल्टर, जब हम रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो आज की जो क्लास है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों के लिए वो पढ़ सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा सेक्शन भी है फिल्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैं अलग से उसकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिल्टर्स की डेफिनेशन के साथ। सो फिल्टर मींस हियर व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड नेटवर्क। पर्टिकुलरली हमें फिल्टर यहां पर फ्रीक्वेंसी को ही फिल्टर करना है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसा सेलेक्टिव नेटवर्क यूज करेंगे जो डिजायर्ड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास कर दे और अनडिजायर्ड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दे। सो लिखेंगे, लिख लें हेडिंग फिल्टर, उसमें लिखें it is a frequency selected network which allows desired range of frequency and blocks undesired range of frequency. Next point, in power supply we use the filter for stopping AC signals and allowing DC signals. Okay, so next point लिखें, hence in power supply we use inductor and capacitor with large values so that we can block AC and we can allow DC. जैसे समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस चीज पर। सिंस फॉर इंडक्टर हम जानते हैं इसका जो रिएक्टेंस है, फॉर इंडक्टर रिएक्टेंस की वैल्यू होती है XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। क्लियर है? अब अगर ओमेगा इक्वल टू 0 है, इस बात का मतलब है डीसी इनपुट हम भेज रहे हैं, तो डीसी इनपुट के लिए ओमेगा क्या है, 0 है, तो एक्सएल क्या आएगा जरा बताओ, एक्सएल इक्वल टू 0। एक्सएल इज रिएक्टिव पार्ट है बेसिकली, या रिएक्टेंस हम जिसको बोलते हैं। तो रिएक्टेंस का काम क्या है, इट हैज टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट बेसिकली। तो यहां पर एक्सएल 0 है, दैट मींस इंडक्टर विल बी एक्ट एज शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी। यानी कि 0 रिएक्टेंस का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी। इंडक्टर यहां पर क्या हो जाएगा, इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फॉर डीसी। ओके, अब हम ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा इज सफिशिएंटली लार्ज, इज हाई, ओके, एंड हैविंग नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू ऑब्वियसली, सो वी से दिस इज फॉर एसी। यानी कि यहां पर एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। सो अगर हम ओमेगा की वैल्यू या
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो अगर हमने सफिशिएंटली या मॉडरेटली हाई रखी हुई है और हमने इंडक्टेंस की वैल्यू भी हाई रखी हुई है, तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि एक्सएल की वैल्यू विल बी सफिशिएंटली हाई। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या कर देगा, ये ब्लॉक करेगा किसको, एसी को। सो इंडक्टर विल नॉट अलाउ एसी करंट, ऐसा हम बोल सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं विल, इसको बेटर ये होगा लिखना, इंडक्टर विल ऑफर लार्ज रिएक्टेंस फॉर एसी, यानी कि अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली एसी को जो कंपोनेंट है वो इंडक्टर के अबाउट क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, ओमेगा इज सफिशिएंटली हाई। ओके, सो लिख लें यहां पर, टू यूटिलाइज द इंडक्टर फॉर डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर हियर वी कंसिडर लार्ज इंडक्टर्स। ओके, लार्ज इंडक्टर्स हम यहां पर कंसिडर करते हैं, जिससे कि फ्यू हेनरी ऑर्डर का। लार्ज इंडक्टर का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ फ्यू हेनरी। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें फॉर, इसको नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अब हम बात करें फॉर सिमिलरली फॉर कैपेसिटर ऑल्सो। अब कैपेसिटर में दोस्तों आप जानते हैं कि एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc होता है। ओके, अब हम बात करें ओमेगा इक्वल टू 0 की, यानी कि फॉर डीसी, तो ओमेगा इक्वल टू 0 यानी कि डीसी, तो एक्सी कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। अच्छा, एक्सी की वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर विल बी व्हाट, ओपन सर्किट फॉर डीसी, यानी कि कैपेसिटर क्या हो जाएगा यहां पर, ओपन सर्किट फॉर डीसी। ओके, यानी कि ये डीसी के लिए कैसे एक्ट करेगा, एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेगा, डीसी करंट को ये फ्लो नहीं होने देगा। सिंपल, वेयर ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0 या सफिशिएंटली हाई, सो एक्सी क्या आएगा अब यहां पर, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, कैपेसिटर की वैल्यू हम यहां पर अगर लार्ज कंसिडर करें, सो दिस ओमेगा विच इज मॉडरेट इनटू द लार्ज, 1/लार्ज या रेसिप्रोकल ऑफ द लार्ज बिकम्स स्मॉलर, यानी कि एक्सी क्या हो जाएगा, इज वेरी स्मॉल। ओके, सो विल अलाउ एसी। सो एसी को ये क्या कर सकता है, कैपेसिटर यहां पर फ्लो इसका अलाउ कर देगा। लिखें, फॉर डिजाइनिंग ऑफ द फिल्टर वी कंसिडर लार्ज कैपेसिटर। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां पर पावर सप्लाई के फिल्टर्स को डिजाइन करने के लिए, चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, दोनों की वैल्यू क्या रखी जाती है, लार्ज रखी जाती है। सो लिखें फाइनल पॉइंट, टू डिजाइन फिल्टर फॉर पावर सप्लाई वी कंसिडर लार्ज इंडक्टर्स एंड लार्ज कैपेसिटर। लार्ज कैपेसिटर के ब्रैकेट में आप लिख लें ऑर्डर ऑफ माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड ऑर्डर के जो कैपेसिटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लार्ज कैपेसिटर। ओके, सो पावर सप्लाई की ये रिक्वायरमेंट होगी, इंडक्टर भी लार्ज रखना है और कैपेसिटर भी लार्ज रखना है। यहां पर बात समझ में आ गई? ओके, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको सर्किट में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, दैट विल गिव यू एन आइडिया। सो फर्स्ट लिख लें यहां पर इंडक्टर फिल्टर। तो अभी हम सभी कॉमन ब्रांचेस के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल जो है, वर्किंग प्रिंसिपल है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए, मान लीजिए ये हमने रेक्टिफायर कंसिडर किया। अब दैट रेक्टिफायर कुड बी हाफ वेव रेक्टिफायर, कुड बी फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो ये हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के टर्मिनल्स पर हम अप्लाई करते हैं प्योर एसी। ट्रांसफार्मर के थ्रू आपने इसको कनेक्ट किया होगा डेफिनेटली। ओके, और रेक्टिफायर के टर्मिनल्स पर हम कनेक्ट कर देते हैं यहां पर लोड एलिमेंट। लेकिन हम जानते हैं कि जो लोड एलिमेंट तक वैल्यू पहुंचती है, वोल्टेज करंट जो पहुंचता है, अल्टीमेटली वो पल्सेटिंग डीसी होता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर एसी कंपोनेंट भी है, डीसी कंपोनेंट भी है। ओके, हम क्या चाहते हैं, लोड को सिर्फ क्या मिले, डीसी मिले। तो उसके लिए हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं फिल्टर, दैट
हियर आई एम कंसिडरिंग द इंडक्टर फिल्टर. इंडक्टर फिल्टर क्या होगा? अ लार्ज इंडक्टर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड एलिमेंट. लोड एलिमेंट के साथ यहां पर सीरीज में एक लार्ज इंडक्टर हम कनेक्ट कर देते हैं. द लार्ज इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टर फिल्टर. यहां पर V नॉट अपीयर होगा और ये इंडक्टर हमने कनेक्ट किया. अब आप देखिएगा जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, समझना मेरी बात ध्यान से, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके अंदर AC कंपोनेंट भी है और DC कंपोनेंट भी है. मेरी बात समझना ध्यान से. यहां पर जो रेक्टिफायर का जो टर्मिनल है उस पर पल्सेटिंग DC है, तो यानी कि जो वोल्टेज यहां पर अपीयर होगा एट द टर्मिनल ऑफ रेक्टिफायर उसके अंदर AC कंपोनेंट भी होगा, DC कंपोनेंट भी होगा. अगर मैं जो इफ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर या सॉरी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर विच इज व्हाट XL इक्वल टू व्हाट ओमेगा इनटू L. इफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज सफिशिएंटली, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन R हो जाए, ओके, तो क्या होगा? अगर XL इज ग्रेटर देन R हो जाए तो हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो सीरीज एलिमेंट हम ले लें, दो इंपिडेंसेस ले लें Z1 Z2, ठीक है. Z1 का मैग्नीट्यूड अगर Z2 से ज्यादा है इंपिडेंस वैल्यू का, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीरीज एलिमेंट है उनमें जिसका इंपिडेंस ज्यादा है उसके अबाउट ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा. समझ पा रहे हैं? और जिसका इंपिडेंस कम है उसके अबाउट कम वोल्टेज ड्रॉप होगा. अगर मैं मान के चलूं इफ इंडक्टर इज लार्ज, तो ऐसा होगा कि आपका जो रिएक्टेंस है ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज क्या हो जाए? लार्ज होगा. तो होगा ये VAC और VDC में से XL इज इक्वल टू ओमेगा L. DC के लिए ओमेगा क्या है? 0. तो DC के लिए तो इंडक्टर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओके. और AC का जो वोल्टेज है वो AC का जो वोल्टेज होगा वो इंडक्टर और रजिस्टर के बिटवीन क्या होगा? डिवाइड होगा. यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां पर इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किट फॉर DC, hence VDC will appear across register. एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि जो आउटपुट वोल्टेज V नॉट आ रहा है उसके अंदर पूरा VDC रजिस्टर को मिलेगा, क्योंकि इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट है. XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा इज 0 फॉर DC. लेकिन जो AC पार्ट है VAC, अब वो इंडक्टर और क्योंकि रेजिस्टेंस को कोई परहेज नहीं है, AC वोल्टेज हो या DC वोल्टेज दोनों ही इसके अबाउट ड्रॉप हो सकते हैं. लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमने XL को वेरी वेरी लार्ज रखा है तो AC वोल्टेज का मेजॉरिटी पार्ट जो होगा वो इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा और रिमेनिंग पार्ट विल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस RL. यानी कि लिखें सिंस XL इज ग्रेटर देन R, हेंस majority amount of VAC will drop across inductor and smaller amount of VAC will drop across resistor. ओके, अब हमारे दिमाग में ये चीज आएगी कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसका सिलेक्शन अगर हमें करना हो इंडक्टर फिल्टर के हिसाब से, तो हमें क्या सा लोड रेजिस्टर चाहिए होगा? हमें ऐसा लोड रेजिस्टर चाहिए जिसकी RL वैल्यू कम हो. जितनी, देखो दो चीजें हो गई. एक तो हमने इंडक्टर को हाई रखा, पहली चीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड इनपुट हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हम जो सिग्नल भेज रहे हैं 50 हर्ट्ज जो भी रेटिंग आपने रखी है उसके हिसाब से अप्लाइड वोल्टेज की जो AC कंपोनेंट होगा VI इक्वल टू VM साइन अल्फा जो हम ले रहे हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, ओके, तो उसके हिसाब से वो वैल्यू होगा. तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज जो भी होगी, ओमेगा तो स्टैंडर्ड हो गई. अब इंडक्टर को हमने हाई किया जिससे XL की वैल्यू ज्यादा हो गई. अब हम ये कोशिश करेंगे कि RL हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं लोड रेजिस्टेंस वो अगर कम हो तो उस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा यहां पर प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्या होगा? DC वोल्टेज सॉरी AC वोल्टेज इंडक्टर के अबाउट ड्रॉप हो जाएगा और स्मॉलर अमाउंट ऑफ यहां ड्रॉप हो जाएगा. अब आपसे कोई पूछे कि इंडक्टर फिल्टर को कनेक्ट करने के बाद रिपल फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द रिपल फैक्टर आफ्टर कनेक्टिंग द इंडक्टर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं
कि जो रिपल फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाता है बाय कनेक्टिंग, लिखते हैं रिपल फैक्टर विल बी डिक्रीज। रिपल फैक्टर क्या डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, एसी कंपोनेंट कितना पहुंच रहा है लोड एलिमेंट पर, ये डिफाइन करता है, यानी कि मिनिमम एसी होना चाहिए। तो लिखेंगे रिपल फैक्टर विल बी डिक्रीजेस बाय कनेक्टिंग इंडक्टर फिल्टर एंड हियर स्मॉल आर जो कि रिपल फैक्टर है, ऐसे लिख दो, रिपल फैक्टर स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं इसको, रट्टा मारनी है, सिंपल समझ लें एक बार ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कैपेसिटर में रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, देखो आरएल की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इस जो एसी डीसी का डिवीजन हो रहा है ना, उसमें से एसी यहां पर ज्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो एसी ड्रॉप जब आरएल के अबाउट ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि जो आउटपुट है उसके अंदर एसी कंपोनेंट बढ़ गया, इसका मतलब है कि रिपल फैक्टर बढ़ गया। तो हाई रिपल फैक्टर इज अनडिजायरेबल विच इज प्रोपोर्शनल टू द लोड रेजिस्टेंस आरएल, यानी कि इंडक्टर फिल्टर को हमें वहां कनेक्ट करना चाहिए जहां पर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है। समझ में आ गई ये बात, इसको नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फिल्टर की। इंडक्टर फिल्टर हो गया, सेकंड लिखिएगा कैपेसिटर फिल्टर। सेकंड है कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर जैसे यहां पर हमने कंसीडर किया रेक्टिफायर, दैट रेक्टिफायर कुड बी हियर फुल वेव रेक्टिफायर और इट कुड बी अ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो दिस इज द प्योर एसी दैट वी हैव अप्लाइड ऑन इट, प्योर एसी हमने अप्लाई किया। अब हम यहां पर कैपेसिटर फिल्टर कनेक्ट करेंगे। तो डायरेक्टली पहले यहां पर लोड हम कनेक्ट करते थे, अब डेफिनेटली हम एसी कंपोनेंट को मिनिमाइज करने के पर्पज से यहां पर एक कैपेसिटर फिल्टर को कनेक्ट करेंगे पहले। तो ये आपने कनेक्ट किया एक कैपेसिटेंस विच इज अ कैपेसिटर फिल्टर। सिलेक्शन ऑफ कैपेसिटर मैं बता चुका हूं, लार्ज वैल्यू कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। ऑब्वियसली लार्ज वैल्यू कैपेसिटर का मतलब होता है माइक्रोफैराड ऑर्डर का कैपेसिटर। ओके, और इसके आगे हम यहां पर कनेक्ट करेंगे लोड रेजिस्टेंस आरएल को। सो दिस इज लोड रेजिस्टेंस आरएल। अब जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसके अंदर हम जानते हैं कि जो एसी कंपोनेंट ऑफ करंट प्लस डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट प्रेजेंट है, आईडीसी प्लस आईएसी यहां पर प्रेजेंट है, हम जानते हैं ये चीज। ओके, एंड वन थिंग वी ऑल्सो नो अबाउट द कैपेसिटर, एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ωc। डीसी के लिए ओमेगा होता है 0, तो एक्सी कितना हो जाता है, इंफिनिटी। यानी कि एक चीज तो समझ में आ गई, लिख लो यहां पे चाहो तो, कैपेसिटर इज ओपन सर्किट फॉर डीसी, हेंस डीसी इंटायर डीसी करंट विल फ्लो थ्रू आरएल। तो आईडीसी तो इसको पूरा मिल जाएगा, इंटायर डीसी करंट विल फ्लो थ्रू आरएल। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, टू मिनिमाइज द फ्लो ऑफ एसी करंट थ्रू आरएल वी हैव टू सेलेक्ट the reactance of capacitor XC such that XC magnitude is greater than R। ऐसे लिखें to minimize the flow of AC current through load resistance RL we have to select the reactance of capacitance XC such that XC is greater than R। sorry I was sorry, XC must be क्या होना चाहिए, I'm sorry, must be less than R। करेक्ट कर लो इसको। To minimize the current flowing, AC current flowing through the load resistance RL, XC must be less than R। करंट डिवीजन में हम जानते हैं करंट ऑलवेज फॉलोज द मिनिमम इंपीडेंस पाथ या मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। अगर इन दोनों में जिसका इंपीडेंस या जिसका रिएक्टेंस या जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा वहां पर करंट ज्यादा फ्लो होगा। यानी कि आरएल और कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि जो एक्सी की वैल्यू है वो बहुत कम है रेजिस्टेंस से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसी करंट का मेजॉरिटी पार्ट कैपेसिटर से पास हो जाएगा और आरएल की वैल्यू जो है यहां पर अगर वेरी लार्ज रखी जाए तो उस कंडीशन में जो एसी करंट है वो इससे बहुत कम पास थ्रू होगा। समझ पा रहे हैं, ये बात समझ में आ गई आपको। तो एक्सी मस्ट बी लेस देन आरएल। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो कैपेसिटर फिल्टर है उसके अंदर रिपल फैक्टर की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इन द कैपेसिटर फिल्टर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ आर एल। यस, आर एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिपल फैक्टर उतना ही कम होगा। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि आर एल अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि एसी अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कैपेसिटर से पास हो जाएगा, एसी का कोई पार्ट यहां पर नहीं पहुंचेगा। आरएल ऑलरेडी हाई है, क्योंकि डीसी पे तो इसका कब्जा है, डीसी तो कैपेसिटर में जाना ही नहीं है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस है, तो डीसी तो पूरा इसको मिलेगा ही। अगर आरएल की वैल्यू लार्ज होगी तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ एसी करंट विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। लिखें, इन दिस सर्किट इफ द वैल्यू ऑफ आरएल इज हाई, in that condition majority amount of AC current will flow through the capacitor and very small amount of AC current will flow through the resistor. Hence for capacitor filter, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में बन सकता है ना। फॉर कैपेसिटर फिल्टर रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए? रिपल फैक्टर स्मॉल आर की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरएल होनी चाहिए। आरएल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिपल फैक्टर उतना कम होगा। रिपल फैक्टर क्या डिफाइन करता है? अनडिजायर्ड एसी पोर्शन इन द वेवफॉर्म। तो अनडिजायर्ड एसी पोर्शन हम क्या चाहते हैं? मिनिमम हो, तो डेफिनेटली आरएल की वैल्यू को हमें क्या रखना चाहिए? एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। बात समझ में आ गई? चलिए तो इसको नोट कर लें जल्दी से स्क्रीन रोक कर, और नेक्स्ट हेडिंग करेंगे एलसी फिल्टर। अब एक ऐसा फिल्टर हम कंसिडर करके चल रहे हैं, इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर जिसको हम बोलते हैं एलसी फिल्टर, जिसके अंदर इंडक्टर भी है कैपेसिटर भी है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इंडक्टर फिल्टर लगाने का बेनिफिट ये है कि लोड रेजिस्टेंस जितने भी हैं उनके लिए जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो फिल्टर हो जाता है, डीसी वहां पर पास हो जाता है, एसी ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हाई इंपेडेंस के लिए इंडक्टर फिल्टर सुटेबल नहीं होगा डेफिनेटली, एंड देयर इज अ रिपल फैक्टर विल हैव द डिपेंडेंसी ऑन द लोड रेजिस्टेंस आल्सो। लोड रेजिस्टेंस का सिलेक्शन भी हमें प्रॉपरली करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन हमने कैपेसिटर फिल्टर के साथ ऑब्जर्व की, लेकिन एलसी फिल्टर में हम जानते हैं, एलसी फिल्टर के अंदर आप लिखना चाहें तो इन एलसी फिल्टर रिपल फैक्टर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस आरएल। ओके, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जब हमने अकेला कैपेसिटर फिल्टर कंसीडर किया तो रिपल फैक्टर प्रोपोर्शनल टू आरएल था। इंडक्टर फिल्टर सॉरी जब हमने कैपेसिटर फिल्टर कंसीडर किया तो रिपल फैक्टर वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरएल था, और जब हमने इंडक्टर फिल्टर कंसीडर किया तो रिपल फैक्टर वाज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ आरएल था। अब जब हम दोनों कंसीडर कर रहे हैं तो रिपल फैक्टर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ आरएल। लिख लें इसमें, इन एलसी फिल्टर, इसको एल सेक्शन फिल्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल सेक्शन फिल्टर। सो लिख लें इसमें, इन एलसी फिल्टर, ये टर्मिनल्स हैं इसके। अब यहां पर हमने कनेक्ट किया एलसी फिल्टर इस तरह से, इंडक्टर होगा इसके अंदर और कैपेसिटर होगा। ये एल शेप फॉर्म कर रहे हैं, सो इसलिए हम इसको बोलते हैं एलसी फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर, है ना। और यहां पर हमने कनेक्ट किया है लोड रेजिस्टेंस आरएल। ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है। AC current will be passed through the capacitor. AC voltage will be appear across the terminal of inductor, and majority of DC voltage and DC current will pass through the resistance RL. Okay, तो यहां पे लिख लेंगे क्या? In this filter, ripple factor is independent of load resistance RL. Okay, here it is formed by considering L filter and C filter simultaneously on the same circuit. यहां पर हो गया VAC प्लस VDC, और यहां पर करंट जा रहा है कौन सा? IAC प्लस IDC। यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं VDC हैज टू बी अपीयर एंड IDC हैज टू बी फ्लो। अब डेफिनेटली इसमें एक्सक्यूज मी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो उसके लिए आगे एक और पार्ट हम पढ़ते हैं, रेगुलेटर। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और फिल्टर जो कि वंस अगेन कैपेसिटर इंडक्टर से ही बनाया जाता है, पाई सेक्शन फिल्टर इसको बोलते हैं, CLC फिल्टर। तो पहले इसको नोट कर लें आप और नेक्स्ट हेडिंग करें CLC फिल्टर। एंड फोर्थ वन इज CLC फिल्टर, इसे बोलते हैं पाई सेक्शन फिल्टर।
पाई सेक्शन फिल्टर। दोस्तों पाई सेक्शन फिल्टर का जो रिपल फैक्टर है वो लीस्ट हो जाता है, यानी कि लिखें नेक्स्ट पॉइंट, बाय यूजिंग पाई सेक्शन फिल्टर लीस्ट रिपल फैक्टर ऑब्टेन एट लोड रेजिस्टेंस RL। यानी कि पाई सेक्शन फिल्टर को यूज करने से लोड रेजिस्टेंस RL पर सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ रिपल फैक्टर वहां पर ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से लिखा जाता है पाई सेक्शन फिल्टर। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। एक कैपेसिटर यहां पर कनेक्ट करते हैं C, एक और इंडक्टर, एक कैपेसिटर, और ये इसके अबाउट हम कनेक्ट करते हैं लोड रेजिस्टेंस RL। थोड़ा सा आप जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताओ मुझे कि इसके अंदर जो रिपल फैक्टर होगा वो R पर किस तरह से डिपेंड करेगा। आपने देखा जब हमने इंडक्टर फिल्टर कनेक्ट किया तो हमने देखा स्मॉल r इज प्रोपोर्शनल टू RL था, क्लियर है। कैपेसिटर फिल्टर हमने जब कनेक्ट किया तो रिपल फैक्टर वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RL था। इसके अंदर कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन द CLC फिल्टर रिपल फैक्टर स्मॉल r विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RL। आप ऐसे समझ लें इसको कि दो कैपेसिटर यहां पे लगे हुए, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, RL के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हालांकि इनके फॉर्मूलेज भी होते हैं, लेकिन उतना कुछ हमें ऐसा जिसमें नीड नहीं होती है, स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, तो ये हमने फिल्टर का जो एक ब्रीफ ऑब्जर्वेशन है उसकी हमने बात कर ली, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें एक क्लास और रहेगी, बाकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों के लिए इतना मैं समझता हूँ सफिशिएंट है। और आपको भी कुछ पढ़ना है तो आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू सो। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट की, क्योंकि फिल्टर का जो आउटपुट आता है उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस, जैसे हमने देखा कि इसके अंदर प्योर डीसी आपको नहीं मिला है, अभी फ्लक्चुएटिंग डीसी मिला है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अभी एसी कंपोनेंट रिपल बचा हुआ है। उस रिपल फैक्टर को जीरो करने के लिए या एज मिनिमम एज पॉसिबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं एक और सर्किट एलिमेंट, रेगुलेटर। ओके, तो अगला पावर सप्लाई एलिमेंट हमारा होगा रेगुलेटर, जिसकी चर्चा हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।